वालेकुम बच्चों, हम लोग ब्लॉक 3 ग्रॉस एनाटमी पढ़ रहे हैं और हम इसको स्नेल से पढ़ रहे हैं। हमने पीछे 7 एलोज कवर कर लिए हैं और पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकुलेशंस ऑफ रिब्स पढ़ा था। ठीक है, वो आपने अच्छे से करना है, वो इंपॉर्टेंट एलो है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एलो है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ रिब्स विद द मसल प्रोड्यूसिंग दीज आर्टिकुलेशंस। ठीक है, तो बच्चों इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, रिब्स की मूवमेंट्स पढ़नी है कि रिब्स में कौन कौन सी किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं और कौन कौन से मसल्स उन मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें पता है मूवमेंट तो जॉइंट पर ही होती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि बोन के साथ एक मसल कनेक्टेड होता है, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बोन को यू मूव करवाता है। तो बेसिकली जॉइंट्स पर मूवमेंट जो है ना वो मसल्स या लिगामेंट्स ही करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यही रिब्स की मूवमेंट्स देखनी है और साथ में देखना है कि कौन से मसल्स इन मूवमेंट्स को करवा रहे हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि हमारा जो पूरा थोरैक्स है ना वो एक बॉक्स की तरह है। ठीक है, और उस बॉक्स की वॉल्स कौन बना रहा है, ये देखिए, इसको आप समझ लीजिए थोरैक्स पूरा एक बॉक्स है। इसको कौन कौन बना रहा है, आगे इसके है स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज, साइड पर रिब्स हैं और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पेस है ना उसको हम थोरेसिक स्पेस कहते हैं। अब हर वक्त ये स्पेस एक जितनी नहीं रहती, हमें ना इस स्पेस को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। और वो कब, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो हमें चाहिए होता है, रिस्पिरेशन के भी दो फेजेज हैं ना, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पिरेशन में हमें चाहिए कि हमारे थोरेसिक कैविटी की स्पेस इंक्रीज़ हो और एक्सपायरेशन में वो कम हो। ठीक है, तो अब ये स्पेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे होगी, जब मूवमेंट होगी। तो ज़ाहिर है मूवमेंट बच्चों इन जॉइंट्स पर ही होगी। अब इस थोरैक्स का मेजर पोर्शन कौन बना रहा है, ये रिब्स बना रही हैं। पीछे वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड है और आगे स्टर्नम के साथ। अब जहाँ जहाँ पर ये जॉइंट्स बना रही है ना वहाँ वहाँ मूवमेंट हो सकती है, लेकिन हर जॉइंट पर मूवमेंट नहीं हो सकती। हमने पीछे देखा है कि जहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना बच्चों, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जहाँ पर साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पर मूवमेंट होगी। और साइनोवियल जॉइंट कहाँ पर है, एक तो हेड पर है साइनोवियल जॉइंट और दूसरा कहाँ पर है, ट्यूबरकल पर है साइनोवियल जॉइंट। नीचे भी है, लेकिन इन पे मूवमेंट कब होगी, जब हम डीप रेस्पिरेशन करेंगे। एक्सरसाइज के दौरान डीप इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करेंगे ना तो तब इन स्मॉल जॉइंट्स पर मूवमेंट होगी, लेकिन बेसिक मूवमेंट जो है ना बेसिकली हमारी रेस्पिरेशन के दरमियान इन्हीं जॉइंट्स पर मूवमेंट्स हो रही होती है। ठीक है, तो हमारा फंक्शनल पॉइंट्स कौन सा है रिब्स का, ये भी हमने देखा था पीछे। फंक्शनल पॉइंट हमने देखा था हेड और ट्यूबरकल है रिब के। तो हेड और ट्यूबरकल पे क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, उन्हीं जॉइंट्स पर मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट कब होती है, रिस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, अब वो बता रहा है कि मूवमेंट हमें कब कब चाहिए होती है रिब्स की, इंस्पायरेशन के दौरान और एक्सपायरेशन के दौरान। इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स जो हैं वो एलिवेट होती हैं। अब आप खुद अपने चेस्ट पर हाथ रखिए और एक गहरा सांस लें तो आपको फील होगा कि आपकी रिब्स जो है ना वो एलिवेट हो रही हैं। इस तरह से अगर इस तरह साइड से देखें ना तो ये स्टर्नम और रिब्स आगे और ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, और अगर साइड से देखें ना तो इस डायरेक्शन में भी, इधर से इधर और इस डायरेक्शन में भी ना, इस डायरेक्शन में भी हमारी रिब्स मूव करती हैं, यूं भी मूव करती हैं और आगे से पीछे की तरफ आगे को भी मूव करती हैं। ठीक है, तो इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स एलिवेट होती हैं और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, रिब्स डिप्रेस होती हैं। ये हम लोग खुद भी चेक कर सकते हैं डीप रेस्पिरेशन करके। ठीक है, ठीक है, अब वो हमें बता रहा है कि रिब की मूवमेंट होती कहाँ पर है। ये तो हमें पता चल गया कि थोरैक्स की जो मूवमेंट है वो बेसिकली रिब्स की मूवमेंट है। अब वो कह रहा है कि रिब की मूवमेंट होती कहाँ पर है, तो ये होती है जॉइंट्स पर। कौन से जॉइंट्स पर, हेड और ट्यूबरकल के, इनके पास साइनोवियल जॉइंट्स बन रहे हैं और इनमें ही फ्री मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि ये सारी मूवमेंट होती कहाँ है, अराउंड द एक्सिस ऑफ रिब नेक। रिब का नेक एक एक्सिस बनाता है, उसके गिर्द ये मूवमेंट होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये तो हमने देख लिया कि मूवमेंट, अभी तक हमने क्या देखा है, मूवमेंट कब होती है रिब्स की, रिस्पिरेशन के दौरान। रिस्पिरेशन में भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन में एलिवेट होती है, एक्सपायरेशन में डिप्रेस होती है। और ये मूवमेंट होती है किन जॉइंट्स पर है, हेड और ट्यूबरकल के जॉइंट्स पर। क्यों, क्योंकि इनके ये साइनोवियल जॉइंट बना रहे होते हैं और मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट पर ही होती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट पर नहीं होती। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितनी टाइप्स की मूवमेंट हो रही है, फिर हम मसल्स देख लेंगे जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चों दो टाइप्स की मूवमेंट हो रही है रिब्स में, एक तो बकेट हैंडल मूवमेंट है, एक है पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की, बकेट हैंडल और पंप हैंडल। अब हम इनको पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या होता है बच्चों, जैसे आप फ़र्ज़ करें ये एक बकेट पड़ी हुई है। ठीक है, और ये उसका साथ में हैंडल पड़ा हुआ है। तो हम जब बकेट को उठाते हैं साइड से तो यूँ उसका हैंडल कैसे मूव करता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मूव करता है। इसी तरह ही हमारी बकेट हैंडल मूवमेंट, ये देखें, ये वो आपको दिखा रहे हैं इस वाली पिक्चर में देखें तो ये है बकेट, ये एक बकेट है और ये इसका हैंडल है। ठीक है, ये पड़ा हुआ था, जब आपने इसको उठाया ना तो ये इस तरह से मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, आप इसको यहाँ से ग्रैब करोगे और इस तरह से, यहाँ से और इस तरह ऊपर को उठाओगे तो इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह ये जो है ना नीचे वाली रिब्स, इनमें जब हम सांस लेते हैं ना तो ये इसी तरह से ऊपर को मूव करती हैं। ठीक है, ये मूवमेंट कहाँ पर होती है, ज़्यादातर लोअर रिब्स में होती है। ठीक है, लोअर रिब्स में ज़्यादातर मूवमेंट कौन सी होती है, बकेट हैंडल। और ये दूसरा आपको पंप हैंडल दिखा रहे हैं, ये ओल्ड टाइम्स में होते थे बच्चों, पंप, हैंड पंप। इनको जब हम मूव करते थे ना तो यहाँ से हम ग्रैब करते थे और इस तरह ऊपर को इसको करते थे। तो इसी तरह ये हम अब साइड से देख रहे हैं, जैसे ये हमारा थोरैक्स है ना,
हम अपने थोरैक्स को साइड से देख रहे हैं, यूँ इसका लेटरल व्यू, ठीक है। तो लेटरल व्यू में वो हमें क्या दिखा रहा है कि हमारी स्टर्नम और जो अपर रिब्स है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं सांस लेते वक्त, ऊपर को और आगे की तरफ को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल मूवमेंट जो है वो लोअर रिब्स में हो रही होती है। मैंने भी अभी तक आपको बताया कि रिब्स में दो तरह की मूवमेंट होती है, एक बकेट हैंडल है और एक पंप हैंडल मूवमेंट है, ठीक है। बकेट हैंडल में कौन से पार्ट की, अगर ये आपको समझ नहीं भी आता ना फिर भी आप इसको एज सच याद कर लें, ठीक है। फिर मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाती हूँ एक, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि बकेट हैंडल में क्या होगा, लेटरल पार्ट ऑफ रिब्स की एलिवेशन होगी और इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर थोरैक्स का इंक्रीज होगा। ट्रांसवर्स क्या होता है, यूँ ये विड्थ जो जिसको हम कहते हैं ना वही ट्रांसवर्स डायमीटर है। और पंप हैंडल मूवमेंट में आपने लेटरल साइड से अपने थोरैक्स को देखना है और लेटरल साइड से एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा इस मूवमेंट से। और पंप हैंडल में क्या होगा, एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स और स्टर्नम की मूवमेंट होगी, कहाँ पर, अपवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स और स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे, अपवर्ड प्लस फॉरवर्ड। इस मूवमेंट की वजह से एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो भी दिखा देती हूँ। तो ये थी बच्चों आपकी बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। इनको आपने इनकी शॉर्ट वीडियोस भी देख लेनी है। आपको फिर भी समझ नहीं आता तो बस आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बस वो एग्जामिनर आपसे सुनेंगे ही कि बकेट हैंडल में जो है वो लेटरल पार्ट रिब का मूव कर रहा है और ये वाली मूवमेंट कहाँ पर होती है, ज़्यादातर लोअर रिब्स में, और इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है थोरैक्स का। और पंप हैंडल मूवमेंट जो है वो अपर रिब में ज़्यादा हो रही होती है। इसमें क्या होता है, एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम मूव कर रहे होते हैं, कहाँ पर, अपवर्ड और फॉरवर्ड, और इससे एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा होता है हमारे थोरैक्स का, ठीक है। ये होगी हमारी मूवमेंट ऑफ रिब्स। अब हम देख लेते हैं कौन से मसल्स इन मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों 3 तरह के मसल्स आते हैं इसमें, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम ये जो है ये चीफ मसल है रेस्पिरेशन का, और इसके अलावा कुछ और थोरेसिक मसल्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स में भी अब 3 टाइप्स आती हैं मसल्स की, इसको हम 3 लेयर्स भी कह सकते हैं और 3 टाइप्स भी कह सकते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल की 3 लेयर्स कौन कौन से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये सबसे सुपरफिशियल लेयर है, फिर आती है इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। अच्छा, इनका मेन रोल क्या है कि मूवमेंट के दौरान रिब्स को स्टेबलाइज करना और इंटरकोस्टल स्पेस को मेंटेन रखना। फोर्स्ड रिस्पिरेशन के दौरान इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो रिब एलिवेशन या डिप्रेशन को एड करती है, ठीक है। अब आपने याद रखना है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या है, ये ई से बन रहा है। इनमें ना थोड़ा सा ऑपोजिट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ई से बन रहा है लेकिन ये रोल किस में प्ले करता है, इंस्पायरेशन में, ठीक है। और इंटरनल इंटरकोस्टल आई से बन रहा है लेकिन ये इंस्पायरेशन में नहीं, ये एक्सपायरेशन में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करता है, एलिवेट द रिब्स एंड असिस्ट इन इंस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल है लेकिन रोल किस में है इसका, इंस्पायरेशन में, ठीक है। तो और इसका रोल क्या है, इसने एलिवेट करना है रिब्स को। इंस्पायरेशन में तो हमें पता है वैसे भी हमारी रिब्स एलिवेट हो रही होती हैं, तो इसने एलिवेट करना है, ठीक है, ये इसका काम है। और इसने एंट्रोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज करना है थोरैक्स का। अब इंस्पायरेशन के दौरान हमारी दोनों टाइप्स की मूवमेंट हो रही है रिब्स में, बकेट हैंडल और पंप हैंडल, ठीक है। तो बकेट हैंडल से जो है वो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ रहा होता है, पंप हैंडल से एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा होता है। और ये सारी मूवमेंट करवा कौन सा मसल रहा होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो क्या पढ़ लिया हमने यहाँ तक, कौन कौन से मसल्स हैं रेस्पिरेशन को में जो अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें 3 तरह के मसल आते हैं, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम और कुछ अदर थोरेसिक मसल्स हैं। इंटरकोस्टल में 3 तरह के थे, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल जो है वो सबसे सुपरफिशियल लेयर है मसल्स की, और ये किस में रोल प्ले करते हैं, ई से एक्सपायरेशन, लेकिन ई से एक्सटर्नल लेकिन एक्सपायरेशन में ही, इंस्पायरेशन में इनका रोल है। और इनका क्या रोल है, इंस्पायरेशन में आपको पता है हमारी चेस्ट जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड भी मूव करती है, और लेटरली भी हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है, ज़ाहिर एक्सपेंडेड लंग्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं,
ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर दोनों को बढ़ाते हैं, यानी बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट को एड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। तो ये बच्चों क्या करते हैं, एक्सपायरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। और एक्सपायरेशन में आपको पता है हमारी जो इंस्पायरेशन वाले काम हो रहे थे उन दोनों को अपोजिट कर देना, यानी थोरेक्स वापस अपने नॉर्मल साइज पे चला जाएगा। तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं रिब्स को एंड असिस्ट फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन को ये असिस्ट करते हैं। फिर आते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। तो ये क्या करते हैं, ये इन दोनों मसल्स को सपोर्ट करते हैं। फिर आ जाता है डायफ्राम। तो बच्चों डायफ्राम जो है ना, दिस इज चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आप देखें डायफ्राम जो है ना वो हमारे चेस्ट में नीचे इस तरह एक जो है ना वो एक लेयर की तरह इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो तब ये फ्लैट हो जाता है। अपनी नॉर्मल पोजीशन इसकी ये डोम शेप्ड है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, लेस डोम शेप्ड, फ्लैट एंड इट डिसेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पेस। तो हमें इंस्पायरेशन के दौरान क्या चाहिए कि हमारे थोरेक्स का जो है ना वो वॉल्यूम वो इंक्रीज़ हो, स्पेस इंक्रीज़ हो। तो हमें क्या हम स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए डायफ्राम से हम क्या चाह रहे होंगे कि ये नीचे मूव करे, थोड़ा सा नीचे मूव करे। और ये नीचे कब मूव करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो तब ये लेस डोम शेप्ड हो जाता है और फ्लैट हो जाता है और डिसेंड कर जाता है अपनी पोजीशन से। अब यहाँ से यहाँ आ गया तो ऊपर स्पेस इंक्रीज़ हो गया ना, तो हमारे जो लंग्स हैं वो इजीली इधर एक्सपेंडेड लंग्स इजीली यहाँ पर अकोमोडेट कर जाएंगे। तो इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है, डिसेंड करता है अपनी पोजीशन से, इंक्रीजिंग वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में डायफ्राम का क्या रोल हुआ, वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करना। साथ साथ आपने इनके फंक्शन भी याद करते जाने हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करते थे, एपी और ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज़ कर रहे थे। इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो इनको कम कर रहे थे, यानी चेस्ट को वापस उसकी नॉर्मल स्पेस पे लेके आ रहे थे। और डायफ्राम क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन के दौरान ये वर्टिकल डायमीटर बढ़ा रहे थे थोरेसिक कैविटी का। और एक्सपायरेशन के दौरान ये क्या करता है, रिलैक्स करता है। और जो भी रिलैक्स करता है ना ये असेंड कर जाता है, ठीक है। असेंड कर जाता है अपनी नॉर्मल पोजिशन की तरफ, मोर डोम शेप्ड हो जाती है इसकी, और ये वर्टिकल डायमीटर को रिड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज चीफ मसल ऑफ रिस्पायरेशन। जब हम नॉर्मल रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं ना तो यही काम कर रहा होता है, लेकिन फिर जब हमने डीप एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन करी तो तब ये वाले मसल, ये छोटे मोटे मसल भी अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाते हैं अदर थोरेसिक मसल्स। इसमें आ जाते हैं लिवेटर, पोस्ट्रम, सिरेटस पोस्टीरियर, सुपीरियर, सिरेटस पोस्टीरियर, इन्फीरियर। इनके बस आपने नाम याद कर लेने हैं। इनका प्रिसाइज रोल रिस्पायरेशन में हमें खुद भी नहीं पता इनका, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत रोल हो, बस में बेसिकली आप इनके नाम ही याद करने हैं।